Welcome students. In this video I am going to discuss class 9th mathematics first term examination of Delhi Public School Chandigarh. Time duration for this test was 1 hour and 30 minutes. अब इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में है 20 MCQs जिसमें से आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली इन सेक्शन बी यू हैव 20 MCQs एंड उसमें से भी आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन सी में आपके पास 10 MCQs होंगे जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं और all questions carry equal marks. So let's start our discussion with question number 1. Question number 1 is on adding square root 12 and 3 root 3 we get. अब इन दोनों को ऐड करना है, स्क्वायर रूट 12 प्लस 3 रूट 3। अब ये लाइक टर्म्स तो नहीं लग रही, लेकिन अगर आप ध्यान दो स्क्वायर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं। अब 12 क्या होता है 4 इंटू 3, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 2 रूट 3। अब इसमें हमने ऐड करना है 3 रूट 3, तो ऐड कर देते हैं। 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 5 रूट 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. The coordinates of the point where the graph of a linear equation cuts the y-axis is of the form. अब हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहाँ पर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ वाई एक्सिस को क्या करता है कट करता है। तो हम अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। अब एक लाइन इक्वेशन का ग्राफ ले लेते हैं जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। से हमने ये ग्राफ ले लिया एक इक्वेशन का। अब ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब हमें पता है वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा कोई भी नंबर होगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं वो क्या होगा से b। तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे इस फॉर्म के 0, b। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन b. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR if AB is equal to QR, BC is equal to PR and CA is equal to PQ, then which of the following is correct. अब ऑप्शंस में हमें कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट्स दिख रही हैं, तो हमने देखना है कौन सी कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है ABC एंड PQR, तो ट्राइंगल्स बना लेते हैं पहले। से दिस इज अवर ट्राइंगल ABC, A, B and C and this is our triangle PQR. This is PQR. अब AB किसके इक्वल है QR के। AB is equal to QR, BC is equal to PR and CA is equal to PQ. अब हमने कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट देखनी है। अब देखते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हमें देखने हैं। अब देखें ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स आ रहा है। अब ए कहाँ पे आ रहा है 1 एंड 3 वाली साइड के बीच में। इस ट्राइंगल में 1 एंड 3 वाली साइड के बीच में कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, कौन सा वर्टेक्स आ रहा है दिस वन, दैट इज Q। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा Q। तो अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं सबसे पहले। अब ए ऑप्शन में ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है R, तो ये कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट तो गलत है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है P, ये भी गलत है, तो ये भी नहीं हमारा आंसर हो सकता। ऑप्शन सी में ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है Q,
ये आंसर हो सकता है। अब हम देखेंगे कि बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स आ रहा है। अब बी कहाँ पे आ रहा है, 1 एंड 2 वाली साइड के बीच में। इस ट्राइंगल में 1 एंड 2 वाली साइड के बीच में कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, आर। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, आर। देखें सी ऑप्शन में बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आर। बिल्कुल सही। तो जो थर्ड बच गया वो थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग होएगा, दैट मीन्स सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स होएगा, वर्टेक्स पी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the side of an equilateral triangle whose area is 49 square root 3 centimeter square is। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल से ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है, ए। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता क्या है, हमें पता है, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड हमने क्या मानी है, ए, तो दैट मीन्स इंटू ए स्क्वायर। अब ये एरिया तो हमें गिवन है, किसके इक्वल है, 49 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 तो कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 49 इंटू 4। अब ए किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 4। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो ए क्या आ गया हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इज। अब ये है क्या, स्क्वायर रूट 5 को अगर मैं ए ले लूँ और 2 रूट 2 को बी ले लूँ तो ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला तो हमें आता ही है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर दैट मीन्स रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए दैट इज स्क्वायर रूट 5 इंटू बी दैट इज 2 रूट 2 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 माइनस 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8। अब 5 प्लस 8 13 माइनस 4 रूट 10। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई हमारे पास, दैट इज 13 माइनस 4 रूट 10। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन x and y which can be satisfied by x is equal to 3 and y is equal to 5 are। अब number of linear equations satisfied by x is equal to 3 and y is equal to 5। अगर इसको मैं कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करूँ, इस x is equal to 3 and y is equal to 5, तो ये है क्या, एक पॉइंट, कैसे, x 3 होगा तो से यहाँ पे एंड y 5 से यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट है। अब हमने बताना है कि कितनी इक्वेशंस जो है इस पॉइंट से सेटिस्फाई होंगी। अब देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई लाइन ऐसे भी पास कर सकती है, 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 जितनी मर्जी लाइंस बना दो। तो कितनी लाइंस इस पॉइंट से पास कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। सो नंबर ऑफ linear equations in x and y which can be satisfied by x is equal to 3 and y is equal to 5 are infinitely many. So option D is the correct option. Next, question number 7. If the two interior angles on the same side of a transversal intersecting two parallel lines
are in the ratio 2:3, then the greater of these two angles is. अब two interior angles on the same side of the transversal intersecting two parallel lines. अब two parallel lines ले लेते हैं. से ये हमारी दो parallel lines है और ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है. अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये और ये इन दो एंगल्स की रेशियो हमें दे रखी है 2:3. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है दैट इज 3x और ये एंगल जो है वो 2x है. तो हमें बताना क्या है, ग्रेटर ऑफ दीज टू एंगल्स, कि इन दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल बड़ा होगा. अब वो हमें पता कैसे चलेगा, जब हमें x की वैल्यू पता चलेगी. अब x कैसे निकालें, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स हैं कैसे, को इंटीरियर एंगल्स. इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180. 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं. 5x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 ओवर 5. दैट इज 5 3 ज़ा 15 एंड 3 कैरी 5 6 ज़ा 13. तो x के आगे हमारे पास 36. अच्छा, अब इन दोनों में से बड़ा एंगल बताना है ना हमने, कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला. तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं. 3 इंटू 36 दैट इज 108. So greater of these two angle is 108 degree. That is option B. Next, question number 8. The diagonals of the rectangle ABCD intersect at point O. तो rectangle बना लेते हैं. Say this is a rectangle ABCD. एंड डायगनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O. डायगनल से दिस इज अवर डायगनल AC एंड दिस इज अवर डायगनल BD. अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O. अब इफ एंगल COD इज 78 डिग्री, कौन सा एंगल COD, दैट मीन्स ये एंगल, ये कितना है 78 डिग्री. देन एंगल OAB इज, OAB कौन सा एंगल, ये वाला एंगल. अब ये एंगल हमें बताना है. अब ये एंगल कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल OAB में. अब ये एंगल हमें कब मिलेगा, जब हमें ट्राइंगल के इस एंगल और इस एंगल के बारे में कुछ पता होगा. अब ये एंगल तो मेरे को पता है कितना है, ये 78 डिग्री. क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. तो ये कितना है 78 डिग्री. अब अगर मेरे को ये एंगल मिल जाए तो ये एंगल तो मैं फाइंड कर ही सकती हूँ. अब ये एंगल कैसे मिले, अब रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं. ठीक है, तो AC और BD इक्वल भी होते हैं और ये बाइसेक्ट भी करते हैं, तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल. दैट मीन्स AO किसके इक्वल होगा, BO के इक्वल. अगर AO BO के इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल. दैट मीन्स ये और ये एंगल्स तो इक्वल होंगे. सो लेट द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स बी x. ठीक है, तो हमें अब फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू. ठीक है, तो ट्राइंगल AOB में x प्लस 78 कितना होगा 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहां से हम x फाइंड कर लेते हैं. 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 78. तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 78 102. तो x क्या आएगा हमारे पास 51 डिग्री. तो एंगल OAB इज 51 डिग्री. दैट इज ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. द वैल्यू ऑफ x माइनस y raised to power x minus y when x is equal to 2, y is equal to minus 2 is. अब इसकी वैल्यू देखनी है, x माइनस वाई रेज टू पावर x माइनस वाई. अब x की जगह हमने क्या रखना है 2 रख दिया, माइनस y की जगह क्या रखेंगे -2. ठीक है,
और x की जगह रखना है 2 और माइनस y की जगह रखना है -2। बस इसको कैलकुलेट करना है हमने। अब ये क्या होगा, 2 माइनस -2 रेज टू पावर 2 माइनस माइनस प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस -2 2 + 2 4। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू 2 माइनस, अब ये है क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4। अब -1 रेज टू पावर 4 क्या होगा, 1। ठीक है, माइनस की पावर क्या है, इवन, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 रेज टू पावर 4। अब 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 16। तो 2 माइनस 16 इज -14। तो वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी, कितनी आई, -14। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द क्लास मार्क्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलोज। क्लास मार्क्स हमें गिवन है, द क्लास इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20 इज। हमें क्लास इंटरवल फाइंड करने हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20। अब इसको पहले एनालाइज करते हैं। अगर हमारे पास सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। अब इसके क्लास मार्क्स फाइंड करें, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क होता है क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास मार्क क्या आएगा, 0 + 10 बाय 2 दैट इज 5। इसका क्लास मार्क आएगा 10 + 20 बाय 2 दैट इज 15। इसका क्लास मार्क आएगा 25 और इसका क्लास मार्क आ जाएगा 35। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास इंटरवल्स का क्लास साइज कितना है हमारे पास, 10। अब अगर तुम क्लास मार्क्स को देखो, इनके बीच का डिफरेंस 15 माइनस 10 5 कितना है, 10। 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10। तो जितना हमारे पास क्लास साइज है उतना ही क्या है क्लास मार्क्स में डिफरेंस। और देखें, मान लो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड सो ऑन। इसके क्लास मार्क्स फाइंड करें। अब इसका क्लास मार्क क्या आएगा, 0 + 20 बाय 2 दैट इज 10। इसका क्लास मार्क आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 50 और इसका आ जाएगा 70। अब यहाँ पर क्लास साइज कितना है हमारा, 20। ठीक है, अब क्लास मार्क्स के बीच का डिफरेंस देखें, 30 माइनस 10 20, 50 माइनस 30 20, 70 माइनस 50 20। तो जितना हमारा क्लास साइज होता है उतना ही क्लास मार्क्स में क्या होता है, डिफरेंस। अब हमें क्लास मार्क्स क्या गिवन है, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। हमें क्लास इंटरवल निकालने कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20। अब इन क्लास मार्क्स के बीच में डिफरेंस कितना है, देखें 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 25 5, 35 माइनस 30 5। अब क्लास मार्क्स के बीच में डिफरेंस है 5, तो हमारा क्लास इंटरवल का क्लास साइज कितना होगा, 5। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सी क्लास इंटरवल्स का क्लास साइज 5 है, वही हमारा आंसर हो सकता है। अब ए ऑप्शन में 18.5 to 22.5। अब इसका क्लास साइज कितना है, 4, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बी ऑप्शन में है 17.5 to 22.5। अब इसका क्लास साइज कितना है, 5, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में है 18.5 to 23.5। अब इसका क्लास साइज कितना है, इसका क्लास साइज भी 5 है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी में है 17.5 to 21.5। अब इसका क्लास साइज कितना है, 4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता।
तो हमारा आंसर हो सकता है या तो बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अब हमें तो क्लास इंटरवल ढूंढनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20। तो इन दोनों में से अब क्लास मार्क जिसका 20 होगा वो कैसे फाइंड करेंगे? अब क्लास मार्क क्या होता है? अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये देख लेते हैं इसको, 17.5 प्लस 22.5 ओवर 2। अब 17.5 प्लस 22.5 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आ गया 20। इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क जो है वो क्या है? 20। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसको देखें, 18.5 प्लस 23.5 ओवर 2। तो दिस प्लस दिस बिकम्स 42 बाय 2। तो ये तो आ गया 21। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर इफ L1 इज पैरेलल टू L2, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ x इज। अब इसकी वैल्यू निकालनी हमने। अब कैसे निकालें इसकी वैल्यू? अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाए तो x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा? 180 लीनियर पेयर से। अब ये एंगल कैसे फाइंड करें? अच्छा, ये एंगल और ये एंगल्स तो इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अगर ये एंगल मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब L1 और L2 तो पैरेलल है, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये कैसे एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या होंगे? इक्वल। अगर ये 37 है तो ये भी 37 है, ये 37 तो ये भी 37। तो यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं। x प्लस 37 प्लस 58 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 37 प्लस 58 दैट इज 95। x इज इक्वल टू 180 माइनस 95 that is 85. So option B is the correct option. Next question number 12. In the given figure, the measure of PM is. अब PM कहाँ पे? ये है PM. इसका मेजर बताना है हमने, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है इस फिगर में? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये साइड भी हमें पता है 3, ये साइड भी हमें पता है 5। हमें तो ये साइड निकालनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ट्राइंगल OLP एंड ट्राइंगल OMP ये कैसी ट्राइंगल्स हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कैसे? देखो, ये और ये एंगल्स तो इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये भी तो इक्वल है। तो कौन से रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई? AAS रूल से ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हमें क्या चाहिए? PM। तो PM के कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते क्या आएगा? PM के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा PL। तो PL की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अगर PL मिल जाए तब भी तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब OLP ये ट्राइंगल है कैसी? राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी पता है 3, ये भी पता है 5, तो ये कितनी होगी? 4। पाइथागोरस थ्योरम से अगर PL 4 है तो PM भी क्या होगा? 4। तो मेजर ऑफ PM इज 4 सेंटीमीटर विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 3x इज ऑफ द फॉर्म। अब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होगा? y इज इक्वल टू 3x। अगर मैं x को ले लूं a तो y क्या होगा? 3a, ठीक है। तो x को मैंने लिया था a और y क्या होगा? 3a। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 3x इज ऑफ द फॉर्म a, 3a विच इज ऑप्शन
A. Next, question number 14. In the given graph, the number of workers who earned more than rupees 460 are. Number of workers who earned more than rupees 460. अब देखें 460 से ज़्यादा कौन से आएंगे, ये वाले, ये एंड दिस वन. काउंट कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है. ये क्या होंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, 2 + 7 + 4 कितने हुए, 13, विच इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. In the given figure, if AD is the median, then measure of angle BAD is. AD क्या है, मीडियन. अगर AD मीडियन है दैट मीन्स D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC. ठीक है. और क्या पता है हमें डायग्राम में AB जो है वो AC के इक्वल भी है. तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 है. क्यों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब हमें तो ये एंगल चाहिए. देखो मेरे को ये पूरा एंगल तो मिल रहा है. कैसे, ट्राइंगल एबीसी में ये 35 ये 35, तो ये कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 110 डिग्री. लेकिन मेरे को तो ये चाहिए. अब एक बात बताओ, ये ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. कैसे, देखो ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है और ए डी तो दोनों में कॉमन है. एस 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 रूल से ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट. तो बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल. अब ये पूरा एंगल तो 110 है तो ईच इज इक्वल टू 55. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. इफ the mean of 6, A, 7, B and 14 is 8, then which of the 4 option is correct? अब mean क्या होता है, sum of observation divided by number of observation. ठीक है. अब observations तो हमें given है तो इसका mean क्या होगा, 6 + A + 7 + B + 14. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5. तो दिस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5 इज इक्वल टू क्या होता है, मीन. और मीन तो हमें गिवन है दैट इज 8. तो यहाँ से हम ए और बी के बीच में रिलेशन तो निकाल सकते हैं. निकाल लें. अब 6 + 7 13, 13 + 14 27 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 5 40. तो यहाँ से a + b किसके इक्वल आएगा, 40 - 27 दैट इज 13. तो a + b किसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई हमारी, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. इन द गिवन फिगर इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल, देन मेजर ऑफ एंगल 4 इज. एंगल 4 कहाँ है, ये वाला एंगल. इस एंगल का मेजर निकालना है. अब ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल. किसके इक्वल होगा, सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. कौन से, दिस वन एंड दिस वन. अब ये तो पता ही है, अगर ये मिल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा. अब ये कैसे निकालें, अब ये और ये एंगल्स तो इक्वल है. अगर मैं ये एंगल 1 है तो जो एंगल 2 है वो भी एंगल 1 है, इक्वल है. तो 58 प्लस दिस इसको लिख लो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ से हम एंगल 1 तो फाइंड कर ही सकते हैं. 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 58 दैट इज 123. तो एंगल 1 हमारे पास 122. तो एंगल 1 हमारे पास क्या आ गया, 122/2 दैट इज 61. ठीक है. तो ये एंगल हमारे पास आ गया 61. तो एंगल 4 क्या होगा, 58 + 61 दैट इज 130
9, sorry 119. Next, question number 18. The linear equation has x is equal to 2, y is equal to minus 1 as one of its solution. अब किस solution equation का ये एक solution है, x is equal to 2 and y is equal to minus 1. तो वन बाय वन चेक कर लेते हैं. ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के. देखें, अब 2 के x की जगह रखो 2 एंड y की जगह रखो माइनस 1, तो ये क्या बना हमारे पास 4 माइनस 3 दैट इज 1. लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 5, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तो हुई नहीं, तो ये इसका सोल्यूशन तो नहीं है. ठीक है, ऑप्शन बी देखें, x की जगह रखा 2, y की जगह रखा माइनस 1, तो ये क्या आया 1. लेकिन इधर भी राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है 5, ये दोनों भी इक्वल नहीं हुए, तो मतलब ये इसका भी सोल्यूशन नहीं है. ऑप्शन सी देखें, x की जगह रखा 2, y की जगह रखा माइनस 1, कितना आया 1. अब लेफ्ट हैंड साइड 1 आई और इधर राइट हैंड साइड में भी 1 है, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 इस लीनियर इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. The difference of the measure of an angle and its vertically opposite angle is always. Difference किसका, measure of an angle and its vertically opposite angles. अब देखो दो intersecting lines बनाई मैंने, ये एंगल और इसका vertically opposite एंगल क्या होगा, ये वाला. अगर ये एंगल x है तो ये भी तो x ही होगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमेशा 0. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. abscissa of a point is negative in which quadrants. ऑप्शंस में हमें दे रखे हैं. अब abscissa होता क्या है, x कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये हम बना रहे हैं अपना कोऑर्डिनेट प्लेन, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश. अब हमने बताना है कि एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है. ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होता है, पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होता है, नेगेटिव. सो सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव. अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव. तो किस क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव होता है पॉइंट का, सेकेंड एंड थर्ड. सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई हमारी, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. An isosceles right triangle has area 8 cm square. The length of its hypotenuse is. अब isosceles right triangle है, अब right triangle बना ले पहले हम. This is our right triangle. ठीक है, अब right triangle में जो hypotenuse होता है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो isosceles right triangle में कौन सी दो लेंथ इक्वल होंगी, this one and this one. अब इस राइट ट्राइंगल का हमें एरिया गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैं मान लेती हूँ ये अगर x है तो ये भी x है. अब हमें एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. अब बेस भी x है और हाइट भी x है, तो हाफ x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4. ठीक है, तो ये दोनों साइड्स की लेंथ हमारे पास आ गई 4 एंड 4. अब हमें क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ. अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं. अब ये लेंथ क्या होगी,
इसका स्क्वायर से दिस इज क्वेश्चन मार्क, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 4 स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू रूट 2। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 4 रूट 2 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, if the perpendicular distance of a point Q from the x-axis is 6 units and the foot of perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point Q has। अब ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है वो कि पॉइंट Q का जो y कोऑर्डिनेट होगा या तो वो 6 होगा और -6 ओनली, या फिर y कोऑर्डिनेट 6 होगा, या फिर y कोऑर्डिनेट -6 होगा, या फिर x कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 ओनली। तो अब हमने ये चेक करना है, ठीक है। तो जो जो उसने बोला उसको हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब ये बनाया हमने अपना कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस, ठीक है। अब perpendicular distance of a point Q from the x-axis is 6 units and the foot of perpendicular lies on the negative direction of x-axis। अब negative direction कौन सी x-axis की, ये वाली, ठीक है। पॉइंट Q का x-axis से डिस्टेंस दे रखा है 6 यूनिट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, नेगेटिव डायरेक्शन पे, से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो Q है इसका x एक्सिस से डिस्टेंस है 6, तो हमें क्या पता है कौन सा कोऑर्डिनेट इसका हमें पता है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, ठीक है। क्यों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर नेगेटिव डायरेक्शन पे, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर है तो वो यहाँ भी हो सकता है, Q पॉइंट हमारा इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या आएगा -6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लगा कि पॉइंट Q हैज y कोऑर्डिनेट 6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए। Next question number 23, if the lower limit of a class interval is 22 and class size is 5, then class mark of this class interval is। अब लोअर लिमिट तो हमें दे रखी है 22 और क्या दे रखा है क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो भी हमें दे रखा है 5। अगर क्लास साइज 5 है और लोअर लिमिट हमें पता है तो हमें अपर लिमिट भी पता है, क्या होगी 22 + 5 दैट इज 27। तो ये क्लास इंटरवल हमें पता चल गई। अब उसने क्या पूछा है क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास इंटरवल। अब क्लास मार्क क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा ये हमारे पास 49/2 और दिस becomes 24.5। So option B is the correct option. Next question number 24, the product of square root 20 and square root 15 is। अब इनका प्रोडक्ट square root 20 into square root 15। अब square root 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 into 5 और 15 को 3 into 5। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये तो आ गया हमारे पास और अंदर क्या क्या रह गया 5 स्क्वायर रूट 5 इंटू। अब स्क्वायर रूट a इंटू b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करना है, दिस इज 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 क्या बन जाएगा ये 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो 2 इंटू 5 10 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो प्रोडक्ट क्या आ गई हमारे पास इसकी 10 रूट 3 विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
the complementary angles, two complementary angles are such that 2 times the measure of one angle is equal to 3 times the measure of other. The measure of the smaller angle is, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. अगर एक एंगल का मेजर मैं x ले लूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस x. ये दो एंगल्स हैं सच दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन एंगल, 2 टाइम्स. अब वन एंगल मैं सपोज ले लेती हूँ x, तो इसका 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर, 3 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ द अदर, दैट इज 90 माइनस x. ये हमें पता है और हमें निकालना क्या है मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल. तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं. अब इसको सॉल्व करें. 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 90 270 इंटू माइनस 3x. अब ये 3x इधर आ जाएगा. 5x इज इक्वल टू 270 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 54. ठीक है. अब उसने तो हमसे पूछा है स्मॉलर एंगल, x तो आ गया 54, तो ये एंगल क्या आएगा 90 माइनस 54 दैट इज 36. तो स्मॉलर एंगल क्या है हमारे पास 36. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. द मीन ऑफ 6 numbers is 21. If one number is excluded, then the mean becomes 19. The excluded number is, अब 6 numbers का मीन हमें गिवन है 21. तो नंबर्स हम मान लेते हैं से x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6. इन 6 नंबर्स का मीन हमें गिवन है 21. अब मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इन 6 नंबर्स का मीन क्या होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6. ये हमें गिवन है कितना 21. ठीक है. अब वो कह रहा है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द मीन बिकम्स 19. अगर एक नंबर हम निकाल दें तो मीन क्या हो जाएगा 19. तो हम मान लेते हैं कि हम x6 को यहां से रिमूव कर देते हैं. ठीक है. तो कौन सा नंबर रह गया हमारे पास x1, x2, x3, x4, x5. अब इनका मीन हमें गिवन है 19. दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ओवर 5 इज इक्वल टू 19. हमें क्या फाइंड करना है एक्सक्लूडेड नंबर x6 फाइंड करना है. अब x6 कैसे फाइंड करें. अब अगर तुम ध्यान से देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की. कैसे यहां से हम फाइंड कर सकते हैं. इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास. इसको इधर लेके आए 19 इंटू 5 दिस बिकम्स 95. ठीक है. तो यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं. इसकी वैल्यू रखी 95 प्लस x6 ओवर 6 इज इक्वल टू 21. So this implies x6 is equal to 21 into 6 minus 95. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 21 into 6 126 minus 95. तो ये हमारे पास आ जाएगा 31. So excluded number क्या हो गया हमारे पास 31 which is option A. Next question number 27. If the sides of a triangle are 15, 17 and 8, then its area is. अब ट्राइंगल की साइड्स में पता है 15, 17 एंड 8 और हमें इसका एरिया फाइंड करना है. ठीक है. अब अगर तुम ध्यान से देखो ये जो ट्राइंगल है वो कैसी ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल. क्यों देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 17 का 289 और 8 का 64. अगर 225 प्लस 64 तुम करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 289. तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है ना. तो
तो ट्राइंगल कैसे होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो मान लेते हैं बेस जो है वो है हमारा 8, हाइट है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 17। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमने। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां से हम एरिया निकाल लेंगे, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, in a triangle PQR, if angle R is equal to angle P, QR is equal to 5 and PR is equal to 6 centimeter, then the length of PQ is। अब एक ट्राइंगल हमें गिवन है PQR, so this is our triangle PQR, और क्या गिवन है, एंगल R is equal to angle P, this angle is equal to this angle। QR की लेंथ हमें गिवन है 5 एंड PR की लेंथ हमें गिवन है 6। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ PQ इज। अब इस ट्राइंगल में ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। हमने रिजल्ट पढ़ रखा है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन से है, दिस वन, और इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन से है, दिस वन। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगी 5। तो PQ की लेंथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज द मीन of 15 observations is 50 if 3 is subtracted from each observation then the new mean is। अब 15 observations का मीन हमें गिवन है, तो हम observations सपोज कर लेते हैं, से हमारी observations है x1 x2 x3 एंड so on अप टू x15। इनका मीन हमें गिवन है 50, दैट मीन्स हमें क्या पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस x15 ओवर 15, ये हमें पता है कितना 50। अब वो कह रहा है इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। अब हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन x15। अब इनमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारी न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी, x1 माइनस 3 x2 माइनस 3 x3 माइनस 3 एंड सो ऑन x15 माइनस 3, ये हो जाएंगे। तो इन ऑब्जर्वेशंस का हमें मीन देखना है कि क्या होगा। अब इनका मीन क्या होगा, दिस प्लस दिस सो ऑन अप टू प्लस दिस ओवर 15, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे करें, अब देखो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x15, इनको मैं अलग कर लूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस x15। ठीक है, यहाँ पे रह गया -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से। तो अंदर मेरे पास क्या रह गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 so on up to 3, how many times 15 times over 15। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं इनको अलग कर सकती हूँ, कैसे, ये आ जाएगा मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस x15 ओवर 15 माइनस, अब 3 कितने टाइम्स था 15 टाइम्स, तो इसको लिख दूँ मैं 15 इंटू 3 ओवर 15। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है कितनी है 50, माइनस 15 से 15 कैंसिल 3, तो 50 माइनस 3 47, तो न्यू मीन क्या होगा हमारा 47, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल MNO, दो ट्राइंगल्स है PQR, बना लेते हैं, से दिस इज PQR एंड दिस वन इज MNO।
एन ओ। पी क्यू इज इक्वल टू ओ एम, पी क्यू जो है वो ओ एम के इक्वल है। एंगल पी एंगल एम के इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम। द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS एक्सियम इफ। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, और वो भी किस रूल से? SAS रूल से। अब SAS रूल में जो हमारा एंगल होता है वो क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल। अब ये साइड और ये एंगल, ठीक है, अब ये एंगल किन दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल होगा? इस ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच का। तो ये तो मेरे को पता ही है, अगर ये साइड किसके इक्वल हो जाए इस ट्राइंगल में, ये वाली साइड पता है और ये एंगल पता है, इस साइड के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS रूल से। So the two triangles will be congruent by SAS axiom if PR is equal to MN. So कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई हमारी? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. The coordinates of any point on the y-axis are 0, -8, where 8 is the distance of the point from the, ऑप्शन ए में y एक्सिस, ऑप्शन बी में x एक्सिस, ऑप्शन सी में बोथ x एंड y एक्सिस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, ठीक है, कि क्या है? 0, -8। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? इवन ये कहाँ पे होगा पॉइंट? y एक्सिस पे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे से यहाँ पे है हमारा पॉइंट 0, -8। तो वो क्या कह रहा है? 8 जो है वो क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, अब ये डिस्टेंस कहाँ से है? ये डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. If AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB, AD and BC क्या है? Equal perpendiculars to the line segment AB. That means AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल, ये हमें गिवन है। And OD is equal to 6.5, ये भी हमें गिवन है। Then the length of CD is, अब CD की लेंथ हमें बतानी है। अब CD में हमें ये वाला पार्ट तो पता है, OD 6.5, अगर ये मिल जाए तो हम पूरी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमें गिवन है उसका यूज करते हैं। इन ट्राइंगल्स में ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल BCO में हमें पता क्या क्या है? AD इज इक्वल टू BC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल ये भी तो इक्वल है, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं कैसी? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। किस रूल से? AAS रूल से। AAS रूल से ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO। तो यहाँ से हमें क्या मिला? DO इज इक्वल टू CO बाय CPCT, ठीक है। अब DO तो हमें पता है ये 6.5, तो CO भी क्या होगा? 6.5। लेकिन उसने हमसे कौन सी लेंथ पूछी है? CD लेंथ। तो ये पूरी लेंथ हमें बतानी है, ये क्या होगी? 6.5 प्लस 6.5 विच इज 13 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 33. From the following numbers can be represented as a non-terminating repeating decimal. अब इनमें से किस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? अब वो हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हमारा नंबर है क्या वो लोएस्ट फॉर्म में है? अगर वो लोएस्ट फॉर्म में है
तो उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई और फैक्टर है, से 3, 7, 11, अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इन नंबर्स में हम चेक कर लेते हैं। अब फर्स्ट नंबर है 39/20। अब ये नंबर लोएस्ट फॉर्म में है, यस है। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर तो प्रेजेंट है, तो इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? टर्मिनेटिंग। लेकिन हमें क्या चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में क्या है? 3/16। अब ये नंबर भी लोएस्ट फॉर्म में है, इसके डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर प्रेजेंट है? ओनली 2 का फैक्टर प्रेजेंट है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगी? टर्मिनेटिंग। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगी हमारी। ऑप्शन सी में 3/11। अब ये भी लोएस्ट फॉर्म में है नंबर। अब इसके डिनोमिनेटर में 11 का फैक्टर प्रेजेंट है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन डी चेक करने हैं तो वो भी तुम चेक कर सकते हो। 137/125 ये नंबर भी लोएस्ट फॉर्म में है और इसके डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है? 5 का फैक्टर। 125 क्या होता है? 5 क्यूब ना। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगी? टर्मिनेटिंग। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. A grouped frequency distribution table with classes of equal sizes using 60 to 75. 60 को हम include करेंगे as one of the class interval is contrasted for the following data. ये डेटा हमें गिवन है। The frequency of the class 75 to 90 in the distribution will be. अब 75 to 90 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देखनी है हमने, डेटा हमें गिवन है तो देख लेते हैं। अब इस क्लास इंटरवल में 75 को हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे और 90 को एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखें हमारी फ्रीक्वेंसी। अब 72 नहीं आएगा इसमें, 82 आएगा, यस। 105 नहीं आएगा, 84 आएगा, यस। 94 भी नहीं आएगा, 78 आएगा, यस। 108 भी नहीं आएगा, 112 भी नहीं आएगा, 66 भी नहीं आएगा, 76 आएगा। 88, यस 88 भी आएगा। 100 आएगा, नो। 104 भी नहीं आएगा। 90 आएगा, नो। 90 को हमने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 75, यस 75 को इंक्लूड करना है हमने। 95, नो। 84, yes. 115, no. 75, yes. 88, yes. 97, no. 107, no. 106 ये भी नहीं आएगा। 110 ये भी नहीं आएगा। 88, yes. 77 ये भी आएगा। 112, no. 99, no. 114, no. और 80 ये भी आएगा। तो देख लेते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस क्लास इंटरवल की? 12। दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. इफ -2, 5 is the solution of the equation 2y plus kx is equal to 12, then the value of k is. अब अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा मीन्स अगर मैं x की जगह रखूँ -2 और y की जगह रखूँ 5 तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी? राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इक्वेशन क्या है हमारी? 2y प्लस kx इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब x और y की वैल्यू रखते हैं। अब
यहाँ पे y है पहले, तो y की जगह क्या रखेंगे 5, तो 2 इंटू 5 प्लस k, x की जगह रखेंगे -2 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से आएगा -2k इज इक्वल टू 12 माइनस 10 दैट इज 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1, सो वैल्यू ऑफ k इज -1. Next question number 36. The equation y is equal to 9 in two variables can be written as. अब इस इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में लिखना है हमने, है ना. अब y is equal to 9. अब x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 0 इंटू एक्स, y का कोफिशिएंट 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 9. तो टू वेरिएबल्स में इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे. कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, ऑप्शन डी. Next question number 37. The bisectors of the base angles of an isosceles triangle PQR with PQ is equal to PR meet at point O. Okay, isosceles triangle PQR with PQ is equal to PR. अब बाइसेक्टर्स ऑफ द बेस एंगल्स ये, ठीक है, इसके बाइसेक्टर्स, इस एंगल का बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और इस एंगल का बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. अब ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एट पॉइंट O. इफ एंगल PQR इज 50, अब ये पूरा एंगल हमें गिवन है 50, देन मेजर ऑफ एंगल QOR, इस एंगल का मेजर बताना है हमने. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास, ये PQ किसके इक्वल है, PR के, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल. PQ के ऑपोजिट एंगल R, PR के ऑपोजिट एंगल Q, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल. अब ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50, पूरा एंगल, ठीक है. और QO और RO ये क्या है, इनके बाइसेक्टर्स. अगर ये पूरे एंगल्स इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल होंगे. ये कितना होगा 25, तो ये भी 25. अब ट्राइंगल QOR में ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये फाइंड कर सकते हैं. ये 25, ये 25, 50, तो ये एंगल कितना होगा 130 डिग्री, which is option C. Next question number 38. In the given figure, AOB is a straight line. If angle AOC plus angle BOD is 58 degree, then angle COD is equal to. अब AOB एक स्ट्रेट लाइन है और इस एंगल का सम हमें पता है दैट इज 85. हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल. अच्छा, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है. तो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है. अब इस एंगल और इस एंगल का सम तो हमें पता है 85, तो इसकी जगह रख देते 85 प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ से हम एंगल COD फाइंड कर सकते हैं. COD इज इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री दैट इज 95 डिग्री. सो एंगल COD इज 95. ऑप्शन C इज द करेक्ट. Next question number 39. The sides of a triangle are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 centimeter. The area of this triangle will be. अब हमें एरिया निकालना है, ठीक है. साइड्स ऑफ ट्राइंगल की रेशियोज हमें पता है, तो हम मान लेते हैं हमारी साइड्स क्या हैं 3x, 5x एंड 7x.
ठीक है, अब साइड्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। अब वो कैसे फाइंड करें, अब एक चीज़ और हमें गिवन है, पेरीमीटर कितना 300। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x 15x इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। तो साइड्स क्या आ गई हमारे पास, 3 इंटू 20 60, 5 इंटू 20 100 एंड 7 इंटू 20 140। ये साइड्स आ गए हमारे पास। अब हमने इसका एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालें, अब ये कैसी ट्राइंगल है हमारे पास, स्क्वेलियन ट्राइंगल। इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इज सेमी पेरीमीटर और ए बी सी क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब वैल्यूज रखते हैं, सेमी पेरीमीटर, अब पेरीमीटर तो हमें पता ही था 300, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा 150। ठीक है, अब 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है हमने, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 150, अब 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50 एंड 150 माइनस 140 इज 10। अब इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, अब देखो 150 ये क्या होगा 15 इंटू 10, 90 9 इंटू 10, 50 5 इंटू 10 और ये हमारे पास 10। अब ये एक 10 ये एक 10, एक पेयर बन गया, स्क्वायर रूट से बाहर ले लो इसको। अब ये भी 10 ये भी 10, ये भी एक पेयर बन गया, तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये भी बाहर आ गया। अब बचा हमारे पास 15 इंटू 5, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो 5 का भी एक पेयर बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट में क्या रह गया हमारे पास ओनली 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 100 1500, square root 3 centimeter square is the area of the triangle, which is option B. Next question number 40, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन इज द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज। अब एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और वाई कोऑर्डिनेट को तो हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 to 45 are based on the given text. Read the text carefully and answer the question. अब टेक्स्ट है, शीना मेड अ ड्राइंग ऑन ए ग्राफ पेपर. Drawing made by her is symmetrical. Read the graph and answer the following questions. अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर। अब पॉइंट डी कहाँ पे हमारा, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, दैट मीन्स कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, जितना ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कितना है 3, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास 3। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, दैट मीन्स ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है 1, लेकिन अब जो पॉइंट है हमारा D वो कहाँ पे है, बिलो द x एक्सिस। ठीक है, तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा नेगेटिव, तो ये आएगा -1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर 3, -1, विच इज ऑप्शन D. Next question is the equation of the line passing through the points G and H is. अब G and H पॉइंट,
D यहाँ पर है और पॉइंट H यहाँ पर है। अब हमने इक्वेशन बतानी है इस लाइन की जो इन दोनों पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, ये हमने बताना है। अच्छा ये बताओ G पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है? क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा? ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? जितना ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना है? 3। ठीक है, डिस्टेंस तो 3 है, लेकिन इसका जो पॉइंट G है वो है कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। तो ये आ गया -3। ठीक है, अब h पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है? ये भी क्या है? -3। कैसे? डिस्टेंस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। और ये होगा डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस इसके इक्वल ही तो होगा। अब ये डिस्टेंस तो 3 है, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। अब इसका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, -3, और इसका भी -3। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x is equal to -3. So the equation of the line passing through the points G and H is x is equal to -3. ठीक है, which is option D. Next question is the distance between points I and B is. अब पॉइंट I ये है और पॉइंट B ये है, इनके बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमने बताना है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस देखें कितना होगा? ये डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस तो मेरे को पता है कितना है ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है। कितना है ये डिस्टेंस? 4। ये तो पता है 4। अब ये डिस्टेंस कितना है? जितना ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस भी कितना है? 4। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 4 + 4, दैट इज 8 यूनिट्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी में हमारे पास यहाँ पे 8 यूनिट्स हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज। पॉइंट ए, अच्छा ऑर्डिनेट होता क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं इस पॉइंट का। वाई कोऑर्डिनेट तो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? जितना ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है? 5। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 5, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट G एंड J इज। अब एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट G और J का हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब पॉइंट G का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने निकालना था, कितना आया था? -3। अब J का भी निकाल लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, दैट मीन्स ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है? जितना ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है 2, लेकिन पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2। अब हमने क्या निकालना है? सम ऑफ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट G। G का एब्सिसा क्या है? -3। सम निकालना है हमने, एंड पॉइंट J, इसका एब्सिसा कितना है? -2। तो सम कितना आएगा? -3 + -2, दैट इज -5, विच इज ऑप्शन C. Next, question number 46 to 50 are based on the given text. Read the text carefully and answer the question. अब text है हमारे पास, Raman and his friends have fascination for numbers. They love this world of number. One day they organized a quiz based on categorization of numbers and their operations. They collected a set of numbers, wrote them on slips and put them together in a bowl. During the quiz, contestants have to pick slip from the bowl and answer the question asked. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेहान picked a slip and got pie on his slip.
which he categorized as rational number. He loses point for it. Pi is not a rational number because it has. अब रेहान ने स्लिप पिक करी और उसके पास जो नंबर आया वो क्या आया, पाई, ठीक है, और उसने उसको कैटेगराइज कर दिया एज रैशनल नंबर. लेकिन पाई तो रैशनल नंबर नहीं है ना, क्यों? क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. So pi is not a rational number because it has non-terminating, non-repeating decimal expansion. So which is option C. Next, 6.4343 so on in P by Q form is. अब P by Q form क्या होगी इस नंबर की, ठीक है, देखते हैं. तो हम मान लेते हैं ये नंबर क्या है, x. x is 6.4343 एंड so on, ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है. अच्छा, अगर मैं इस डेसिमल को 2 प्लेस टू द राइट शिफ्ट कर दूं, तब भी जो नंबर्स रिपीट होंगे वो कौन से होंगे, 434343, ठीक है. तो इस डेसिमल को 2 प्लेस टू द राइट शिफ्ट करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से. तो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 प्लेस टू द राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 643.4343 एंड सो ऑन. अब डेसिमल के बाद दोनों में सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. 100x माइनस एक्स 99x, तो डेसिमल के बाद तो वो 0 बन जाएगा. 643 माइनस 6 दैट इज 637, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, 637 अपॉन 99. तो P बाई Q फॉर्म क्या आ गई इस नंबर की, 637 ओवर 99, विच इज ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. A rational number between 0.503 and 0.5033 is. अब इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर हमने देखना है, ठीक है. अब अगर तुम ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में ऑलरेडी डेसिमल्स में नंबर हमें गिवन है, तो हम पहले इनको ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर्स इनके बीच में लाई करते हैं या नहीं. देखें, अब ऑप्शन बी में है 0.5003. अब देखें ये इनके बीच में लाई करता है या नहीं. अब देखो 0.5, अब यहाँ तक तो ठीक है. नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0, यहाँ पे भी क्या है, 0. अब यहाँ पे उसके बाद क्या है, 0, और यहाँ पे 3, तो ये नंबर तो इससे छोटा हो गया, तो इनके बीच में तो लाइन नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ठीक है. डी देखें, अब 0.50 यहाँ तक तो ठीक है. अब हम नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ भी 3 है. अब हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या है, ये 1, तो ये नंबर जो है वो इससे क्या है, बड़ा. अब देखें इससे छोटा है या नहीं. अब यहाँ पे 3 है और ये 1 है, तो ऑब्वियसली ये नंबर इससे छोटा है, तो मतलब ये नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है. तो दिस इज द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन दीज टू नंबर्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब ये सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ए और सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. Ajay picked 2 slips. One was having rational and other one irrational number on it. He has to multiply these numbers. Which of the following statement is true for the product of a rational and irrational number? अब 2 पिक्ड स्लिप्स पिक करी हैं अजय ने, एक में रैशनल नंबर आया और दूसरे में इरेशनल नंबर. अब उन दोनों नंबर को उसने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और हमें देखनी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट
ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में है प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। अब मान लो उसकी स्लिप पे जो रैशनल नंबर आया वो आया 0 और जो इर्रेशनल नंबर आया वो आया √2। अब इन दोनों की प्रोडक्ट देखें, क्या आएगी इन दोनों की प्रोडक्ट, 0 इंटू √2 0। अब 0 क्या है, रैशनल नंबर, लेकिन ऑप्शन तो कह रही है प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज रैशनल। अब प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल, अब मान लो उसके स्लिप पे रैशनल नंबर आया 2 एंड इर्रेशनल नंबर आया √3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2√3। अब 2√3 क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट इर्रेशनल नंबर आ गई, तो स्टेटमेंट बी भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन सी है प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर मे बी रैशनल और इर्रेशनल। अब देखो, जब मैंने ये दो एग्जांपल्स ली कि पहले पे रैशनल 0 आया देन इर्रेशनल √2 आया, तो प्रोडक्ट क्या है हमारी, रैशनल। ठीक है, देन हमने सोचा कि उसके स्लिप पे पहले रैशनल नंबर आया 2 और इर्रेशनल नंबर आया √3, तो उनकी प्रोडक्ट क्या आई, इर्रेशनल। ठीक है, तो मतलब जो प्रोडक्ट है रैशनल और इर्रेशनल नंबर की, वो रैशनल भी हो सकती है, इर्रेशनल भी हो सकती है। आप कोई भी दो नंबर और ले सकते हो जिसमें एक रैशनल और इर्रेशनल हो, और उनकी प्रोडक्ट देखो वो रैशनल भी हो सकती है और इर्रेशनल भी हो सकती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 0.4214211421421142 4 times 1 and so on is। अब कैसा नंबर है ये, इरेशनल, रैशनल, होल या नेचुरल। ऑब्वियसली डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन ए इज द correct option. So that's all about the test. Thank you.